हेलो दोस्तों, पाठन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने मार्स तक पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम लोग अगला प्लैनेट देखते हैं अपना, जो कि हमारा यूरेनस है। उससे पहले ये एस्टेरॉइड्स के बारे में हमको पढ़ना था, जिनको हम लोग एस्टेरॉइड को हम क्या कहते हैं और हिंदी में हम उनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह, छोटा तारा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये होता है, ये एक एस्टेरॉइड की बेल्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्षुद्र ग्रह के ये जो पिंक पिंक आप जो देख रहे हैं ना, ये जो पिंक पिंक है, ठीक है, ये सारे एस्टेरॉइड्स हैं। तो ये पूरी पूरी एक बेल्ट है इनकी, एक पूरा पूरा समूह है इनका, जो कि ये जो हमारा सूरज है सबसे मध्य में, इसके चारों तरफ एस्टेरॉइड की भी जो बेल्ट है, ये भी वेस्ट से ईस्ट परिक्रमण कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पाई जाती है एस्टेरॉइड की बेल्ट? ये केवल पाई जाती है मार्स, ये देखिए जो मार्स चक्कर लगा रहा है, मार्स और जुपिटर यानी हमारा जो बृहस्पति है, इसके बीच में एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रहों की एक पूरी एक समूह, एक पूरी बेल्ट पाई जाती है लाइन से। ठीक है, अब ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का क्या है, ये ग्रीन कलर का क्या है, ये भी क्षुद्र ग्रह ही है, ये भी सारे एस्टेरॉइड्स ही हैं। तो ये जो हमारा जो बृहस्पति है, जिसको हम गुरु भी कहते हैं, इसके आगे और इसके पीछे, इसके आगे और इसके पीछे भी एक पूरा पूरा समूह है एस्टेरॉइड्स का। ठीक है, तो अभी मान के चलिए जैसे गुरु होता है, उसके आसपास चेले होते हैं, आगे भी चेले पीछे भी चेले, तो इसके आगे पीछे एक तरीके से चेले ही चल रहे हैं। यूँ मान करके आपको याद रखना हो तो आप रख सकते हैं कि जुपिटर से रिलेटेड होते हैं एस्टेरॉइड, जुपिटर और मार्स के बीच में जो है एस्टेरॉइड की बेल्ट है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिखते हैं एस्टेरॉइड जुपिटर के चारों तरफ। ठीक है, ऐसे छोटे 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 पथरीले होते हैं एकदम। देखिए अब ये एक एस्टेरॉइड था बेन्नू नाम का, जो कि आप देखिए वर्ष 2017 के आसपास का, आपको यदि याद हो तो। ये हमारी पृथ्वी, ये नीले रंग की जो है हमारी पृथ्वी है, और ये इसका परिक्रमण की ये जो है, ये इसकी ऑर्बिट है पृथ्वी की। ठीक है, ये बीच में सन है। ये जो ग्रीन कलर का है, कॉन्स्टेंटली ये जो रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, ये एस्टेरॉइड है जिसका नाम है बेन्नू। ठीक है, और ये पिंक कलर का जो निकला था यहाँ से अर्थ पर से, ये था ओसिरिस रेक्स नाम का एक स्पेसक्राफ्ट, जिसको हमने भेजा था बेन्नू एस्टेरॉइड के ऊपर, जिससे कि वो वहाँ से कुछ रिसर्च के लिए उसका जो मिट्टी है उसको उठा करके ले आए, वहाँ पे देखे वहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वहाँ पे जीवन संभव है या नहीं। ठीक है, तो ये ओसिरिस रेक्स नाम का जो था, हमने स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर भेजा था। अब आप देखिए आगे बढ़ते हैं, ये भी वही बता रहा है, ये मतलब अच्छे से बताया कि कैसे पृथ्वी से निकल करके वो ओसिरिस रेक्स तक पहुंचा पहले, और फिर ओसिरिस रेक्स से निकल करके वापस चक्कर गोल 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 चक्कर लगा तो वापस पृथ्वी पर कैसे आया, बाद में भी देख सकते हैं आप इस सबको। अगले ग्रह पर आते हैं जिसका नाम है हमारा यूरेनस। यूरेनस जो है दोस्तों, वो हमको नीले हरे रंग का दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसमें मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इसी प्रकार से नेपट्यून में भी मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो यूरेनस और नेपट्यून जो है वो दोनों ही नीले रंग के हैं, लेकिन कई बार सवाल आता है कि नीले हरे रंग का कौन सा। यदि हरा रंग आ गया तो यानी यूरेनस, नीला रंग आ गया यानी कि नेपट्यून। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये जो एक्सियल इंक्लिनेशन है, इसका मतलब ये जो टिल्ट है, इसकी जो धुरी कितनी तिरछी है, 90 डिग्री पर तिरछी है। देखिए ऐसे होनी चाहिए थी, उत्तर दक्षिण में होनी चाहिए थी इसकी धुरी, लेकिन इसकी धुरी एकदम पूरा पश्चिम दिशा में है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री टिल्टेड है, एकदम परपेंडिकुलर है, जैसा कि होना चाहिए था उसके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा चंद्रमा है और ये हमारी पृथ्वी है। चंद्रमा जो है, इसका जो घूर्णन का जो समय और इसका जो परिक्रमण का जो समय है, वो बिल्कुल समान है, बिल्कुल इक्वल है। इसको 27.3 दिन लगते हैं, 27.3 दिन लगते हैं पृथ्वी का एक चक्कर काटने में भी और अपनी दूरी पर एक घूर्णन करने में भी। ठीक है, पूरे 27.3 दिन लगते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लाल वाला, ये जो, एक मिनट फिर से देखिए, ये इसका जो एक ही चेहरा है, ये जो लाल वाला जो चेहरा है ना, जो लाल 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 जो रंगा हुआ है, यही है जो कि हमको हमेशा दिखता है। तो इसका जो सफेद वाला जो चेहरा जो पीछे की तरफ है, ये हमको कभी दिखता ही नहीं, क्योंकि अगर ये घूम भी उसी गति से रहा है जिस गति से परिक्रमण कर रहा है, तो हमको एक ही चेहरा दिखेगा इसका। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला जो एरिया है, इसको कहते हैं डार्क ऑफ द मून। ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून जो एक पिक्चर आई थी, उसमें भी इसी जगह के बारे में बताया गया था। तो हमको सवाल आ सकता है कभी भी कि चंद्रमा का हमको हमेशा एक ही सतह है, कि हमको उसका एक ही चेहरा क्यों दिखता है? इसलिए दिखता है क्योंकि उसकी जो घूर्णन की जो गति है और उसके परिक्रमण की जो गति है वो बिल्कुल बराबर है। जो कितना समय लगता है? 27.3 दिन। एक परिक्रमण पूरा करने में पृथ्वी के चारों तरफ भी उसको 27.3 दिन लगते हैं, और अपनी दूरी पर एक घूर्णन करने में भी उसको 27.3 दिन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम नक्षत्रों के बारे में पढ़ते हैं, जिनको हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। ये देखिए, ये उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है,
कॉन्स्टलेशन क्या होता है, नक्षत्र होते हैं, जैसे कि जो कहते हैं ना तुला राशि जिसको लिब्रा कहते हैं, वैसे जैसे कि सेजिटेरियस होते हैं जिसको हम धनु कहते हैं, ठीक है। वैसे ही आपको यहाँ पर भी ये देखिए, आपको पाइसेस दिखेगी यहाँ पर, ये नीचे ये एरीज दिख गई, ये सारी राशियाँ, टॉरस दिख गई, ये सारी राशियाँ हैं। तो राशियाँ कैसे होती है, इनकी आकार मतलब राशियाँ जो होती हैं वो यही नक्षत्र होते हैं, ठीक है, जो हम एस्ट्रोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, जो हम ज्योतिष विद्या में भी यूज़ करते हैं, ये इन्हीं कॉन्स्टलेशन का जो अब जब हमारी जो जन्म कुंडली होती है वो क्या होती है बेसिकली, जब हम पैदा हुए, जब आपका जन्म हुआ, जिस जगह पर जन्म हुआ और जिस समय पर आपका जन्म हुआ, उस जगह से आसमान की तरफ जब हम देखेंगे, उसका जब हम चित्र लेंगे आसमान का, हम एक पिक्चर लेंगे, फोटो लेंगे, तो उस समय पर किस तारे की लोकेशन क्या थी, किस नक्षत्र की लोकेशन क्या थी। आप देखेंगे यहाँ पर समय के साथ में ये सारे नक्षत्रों का जो है इनका ये घूमते जा रहे हैं। ये एक्चुअली ये नक्षत्र नहीं घूम रहे हैं, हमारी जो पृथ्वी है वो घूम रही है ना अपनी धुरी पर, इसलिए हमको इनका मूवमेंट दिख रहा है, ठीक है, अलग अलग नक्षत्रों का। ये सारे अलग अलग नक्षत्र हैं। इन ये देखिए जुपिटर भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, जुपिटर भी घूम जाता है, जुपिटर नहीं घूम रहा है, जुपिटर तो घूम ही रहा है, बट एक्चुअली हमारी जो पृथ्वी है वो भी चक्कर लगा रही है, वो भी घूम रही है ना अपनी धुरी पर, इसलिए हमको ये सब हिलते हुए दिखते हैं। इसलिए सबकी जन्म कुंडली अलग अलग होती है, अलग स्थान से अलग नक्षत्र दिखेंगे, ठीक है, अलग समय पर उनकी जो लोकेशन होगी वो अलग होगी। अभी उर्सा मेजर जो हमारा सप्तऋषि है, जो उर्सा मेजर है, देखिए ये, ठीक है, जिसको अंग्रेज लोग बिग डिपर भी कहते हैं। उर्सा मेजर कहाँ गया, ये रहा उर्सा मेजर, ठीक है, ये उर्सा मेजर जो है जिसको अंग्रेज लोग बिग डिपर भी कहते हैं, ग्रेट बियर भी कहते हैं। ये देखिए हर समय के साथ में कैसे कैसे ऊपर उठता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्स्टेलेशन के बारे में बताना चाहूँ। ये कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन जो है, ये हमारा जो सूरज है वो इस कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है, वो लगभग यहाँ पर पाया जाता है। कॉन्स्टेलेशन के अंदर ये जो डब्ल्यू बन रहा है, इस डब्ल्यू का जो एंड है खो गया, देखिए फिर घूम गया वो कैसियोपिया, ये रहा, ठीक, यहाँ पर हमारा सूरज होगा, एक यहाँ पर थोड़ा सा इसके पीछे की तरफ। सूरज कौन से कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है, कैसियोपिया कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। उसी प्रकार से आप देखें यहाँ पर आपको एक लायरा करके कॉन्स्टेलेशन दिखेगा, उसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वेगा नाम का एक स्टार है। ये आपको पोलैरिस तो दिख ही रहा है, पोलैरिस जो है उर्सा माइनर का जो है लिटिल बियर भी बोलते हैं, लिटिल स्मॉल डिपर भी कहते हैं, ये रहा, ठीक है। ये देखिए लायरा, लायरा के अंदर जो तार चमक रहे हैं वेगा, इस तारे का नाम याद रखिएगा वेगा, इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा। कॉन्स्टेलेशन का नाम है लायरा, और एक ये कॉन्स्टेलेशन जिसका नाम है उर्सा माइनर, और इसका जो तारा है उसका नाम है पोलैरिस। जो हमारा ध्रुव तारा है उसका नाम है पोलैरिस, जो हमको नॉर्थ पोल बताता है ना, जो हमको कभी भी उत्तरी दिशा का पता करना होता है तो हम कहते हैं ध्रुव तारा देख लो, ध्रुव तारे के पीछे पीछे को फॉलो कर लो तो आप नॉर्थ में चले जाओगे, नॉर्थ की दिशा में चल रहे हो, तो वो यही तारा है, वो पोलैरिस नाम है उसका। कॉन्स्टेलेशन का है उर्सा माइनर का। तो देखिए ये सारी कॉन्स्टेलेशन है, कुछ प्रमुख कॉन्स्टेलेशन है जिनका मैंने आपको यहाँ पर हिंदी में नाम बताया हुआ है। देखिए सेजिटेरियस है, धनु, ठीक है, कैप्रिकॉर्न है, मकर जिसको बोलते हैं, टॉरस दिखी थी हमको, वृष राशि जो होती है, एरिस दिखी थी हमको, मेष राशि जो होती है, पाइसेस भी इसमें दिखेगा आपको कहीं ना कहीं, मीन राशि जो होती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। तो एसएससी ने पहले सवाल पूछा है सप्तऋषि को जो हमारे वेस्टर्नर्स यानी जो अमेरिकी लोग हैं वो किस नाम से जानते हैं। 7 माउंट्स तो इसका एकदम अंग्रेजी में शब्दार्थ हो गया, तो ये तो गलत जवाब है। अल्फा सेंटोरी तारे का नाम है जिसका मैंने आपको बताया था। प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बाद में यदि कोई तारा है जो अर्थ के सबसे नज़दीक है तो वो है अल्फा सेंटोरी, ठीक है, तो ये हमने पहले भी देखा है, पहली वीडियोज़ में, पहली स्लाइड्स में देखा है। फिर आता है स्मॉल बियर, नहीं स्मॉल बियर गलत नाम है, ये है उर्सा माइनर का नाम है स्मॉल बियर। सप्तऋषि का नाम है उर्सा मेजर, जिसको हम बोलते हैं बिग डिपर, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बियर, ठीक है। स्मॉल बियर किसका नाम है, स्मॉल बियर या लिटिल डिपर नाम है उसका, अपना उर्सा माइनर का नाम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, बिग डिपर। अब देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक्सियल प्रिसीजन एक कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, जिसको अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो उसको हम शायद अक्षीय पूर्वता कहते हैं। एक्सियल प्रिसीजन क्या होता है कि देखिए ये जो हमारी ये जो एक्सिस है, हमारी अर्थ की जो धुरी है, अक्ष है, ये जो है ये भी घूम रहा है। जो हमारी 23.5 डिग्री पर जो टिल्टेड है, इसका टिल्ट सेम रहेगा, इसका जो तिरछापन है वो 23.5 डिग्री रहेगा, लेकिन ये घूमती रहेगी, कभी सूरज की तरफ दिशा करेगी, कभी सूरज के अपोजिट दिशा करेगी। ये क्यों होता है, ये आप मान करके चलिए ग्रेविटी की वजह से होता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से होता है ये। इस वजह से ये इसका जो धुरी है वो घूमती रहती है, इस तरीके से चक्कर लगाती रहती है, परिक्रमण करती रहती है। एक पूरा परिक्रमण करने में इसको लगते हैं करीब 2400 से 2700 साल। इस वक्त ये इस दिशा में फेस कर रही है, ठीक है, पोलैरिस की तरफ। जो हमारा जो उत्तरी ध्रुव है वो हमारा पोलैरिस की तरफ है। आज से करीब मतलब अब एक पूरे परिक्रमण 2700 साल का होता है, इस वक्त करीब आप मान के चलिए 1300 साल पूरे हो चुके हैं,
1400 साल बाद में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो उत्तरी ध्रुव होगा वो हमारा वेगा तारे की तरफ होगा। वेगा तारा मैंने आपको अभी भी बताया था, लायरा कॉन्स्टेलेशन का हिस्सा है ये। तो जो हमारा जो जो जिसको हम ध्रुव तारा कहते हैं ना, वो ध्रुव तारे का नाम पोलैरिस से हट करके वेगा हो जाएगा, क्योंकि हम किस कॉन्स्टेलेशन की तरफ हम फेस कर रहे होंगे, वेगा कॉन्स्टेलेशन की तरफ, उस लायरा कॉन्स्टेलेशन की तरफ। उसे कौन सा तारा जो होगा हमारे नॉर्थ पोल पे होगा, वो होगा वेगा। यानी आगे जाकर के यदि हम आज से 1300-1400 साल बाद में यदि हमको उत्तर की तरफ जाना है, तो हम पोलैरिस की तरफ, हम पोलैरिस का पीछा करने को नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे आप वेगा का पीछा करो और आप उत्तर की तरफ पहुंच जाओगे। ये होता है एक्सियल प्रिसिजन, यानी कि जो हमारी जो पृथ्वी की जो धुरी है वो भी घूम रही है 23.5 डिग्री पर ही टिल्टेड रहेगी, लेकिन वो कभी किसी कॉन्स्टेलेशन की तरफ उसका नॉर्थ जो है वो फेस करेगा, कभी किसी और कॉन्स्टेलेशन की तरफ। चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था 2600 साल लग जाते हैं एक एक्सियल प्रिसिजन में। करंटली हमने 1400 साल कवर कर लिए हैं, और पोलैरिस तारा जो है उर्सा माइनर कॉन्स्टेलेशन का, वो हमारा पोल स्टार है। ठीक है, 1200 साल बाद में वेगा स्टार जो लायरा कॉन्स्टेलेशन का है वो हमारा पोल स्टार होगा। पोल स्टार यानी जिस दिशा में हमारा नॉर्थ पोल है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होती है। यानी देखिए, जो हमारा जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ जो परिक्रमण कर रही है वो गोलाकार में नहीं कर रही है, वो इलिप्टिकल आकार में कर रही है। इलिप्टिकल यानी अंडाकार, ठीक है। गोले को ही हम थोड़ा एक्सटेंड कर दे दोनों साइड से तो वो इलिप्टिकल हो जाता है। तो जब कभी भी पृथ्वी सन के सबसे नजदीक होती है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी सन के सबसे नजदीक है, तो उसको हम बोलते हैं पेरहीलियन। पी हीलियन मतलब सन के कितना, हीलियम से बना हुआ है ना सन हमारा, तो इसलिए हीलियन से रिलेटेड कुछ भी है, हीलियोसेंट्रिज्म की थ्योरी है या कुछ भी है, तो वो सब सन से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि सन पूरा पूरा हीलियम का बना हुआ है। ठीक है, तो पेरहीलियन, पी से आप याद रखने के लिए कर सकते हैं, पी यानी पास किससे, सन के पास है हम। हीलियन मानी सन, ठीक है। तो पेरहीलियन मानी कि हम पृथ्वी जो है वो सन के सबसे पास जब होती है तो उसको कहते हैं पेरहीलियन। एपहीलियन, ठीक है। ए से आप याद रख सकते हैं अवे यानी दूर। तो कब सबसे दूर कब होते हैं हम सूरज के, जब हम एपहीलियन पोजीशन पे होते हैं। ठीक है, ये आता है शायद जून में आता है, हम आगे पढ़ेंगे। और पेरहीलियन जाता है ये जनवरी में आता है। ठीक है, जब हम सबसे इसी प्रकार से चंद्रमा, जी यानी अर्थ, तो चंद्रमा अर्थ के सबसे दूर कब होगा, एपोजी की पोजीशन पर। ठीक है, जब कहीं भी सबसे दूर होगा, फार अवे यानी ए फॉर अवे, ए फॉर अपोजी। ठीक है, तो चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे दूर होगा तो उसको हम कहेंगे एपोजी। जब पी यानी पेरीजी, पी से यानी पास भी आप याद रख सकते हैं। तो जब कोई भी वो चंद्रमा अर्थ के सबसे नजदीक होगा तो उसको कहेंगे हम पेरीजी। जी डबल क्यों है यहाँ पर, जियोइड। पृथ्वी की शेप कैसी है, जियोइड जैसी शेप है। ठीक है, और इसलिए इसके पीछे लगा जी, पेरहीलियन, इसके पीछे हीलियन लगा। क्यों, क्योंकि हम किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, सूरज के रेफरेंस में देख रहे हैं, इसलिए हीलियन। हम यहाँ पर चंद्रमा का पृथ्वी के पास होना किसके रेफरेंस में देख रहे हैं, पृथ्वी को क्या कहते हैं, जियोइड। इसलिए क्या है इसके पीछे जी। पी यानी पास, ए यानी अवे, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। एपोजी मतलब, एपो मतलब दूर, पेरी मतलब पास। अब देखिए, जब पृथ्वी सूरज से सबसे नजदीक कब होती है, 3 जनवरी को, उसको हम क्या कहते हैं, उस लोकेशन को क्या कहते हैं, पेरीएप्सिस। और एपोएप्सिस कब, जब सबसे दूर होती है। पेरीएप्सिस और एपोएप्सिस का मतलब ये होता है कि यदि कोई भी अंडाकार शेप है, यदि कोई भी एलिप्टिकल शेप है, तो उसका जो सेंटर है यानी कि जो सन है, ठीक है, ये एकदम उसके दो अपोजिट एंड्स होते हैं उस अंडाकार की ऑर्बिट के। पेरीएप्सिस और एपोएप्सिस एकदम अपोजिट साइड पर है, जैसा हम देख सकते हैं। पेरीएप्सिस यानी सेंटर के जो सबसे नजदीक वाला जो कोना होता है उस ऑर्बिट में वो, और एपोएप्सिस यानी कि जो सबसे दूर वाला कोना होता है, उस सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उस ऑर्बिट पे सेंटर से, उसको कहते हैं एपोएप्सिस। एपोएप्सिस होता है 3 जुलाई को, तब सूरज पृथ्वी की दूरी करीब 152 मिलियन किलोमीटर होती है। पेरीएप्सिस होता है 3 जनवरी को, तब सूरज पृथ्वी की दूरी सबसे कम होती है यानी 147 मिलियन किलोमीटर। हम इसका एवरेज लेते हैं हमेशा, क्या कहते हैं, 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, यानी करीब करीब 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी और सन की दूरी इतनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम कि 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को और 21 दिसंबर को क्या होता है। 21 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होती है, उसको हम कहते हैं विंटर सोल्स्टिस। ये होता है उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ इस समय, इस दिन पे सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। इसका है ना, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है
दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर में 21 दिसंबर को वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन गर्मी पड़ रही होती है। इसी का उल्टा होता है 21 जून को। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध यानी नदर्न हेमिस्फेयर में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि जून के समय में दक्षिणी गोलार्ध यानी कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में या अफ्रीका में या दक्षिणी अमेरिका के देशों में उस समय पर वहाँ पर सर्दियाँ चल रही होती है जून के समय पर, जबकि हमारे नदर्न हेमिस्फेयर में हमारे यानी हमारे भारत में, लंदन में, रशिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगहों पर ठंड चल रही होती है। इसी प्रकार से 21 मार्च को होता है विषुव इक्विनॉक्स, जिसको हम बोलते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में दिन का समय और रात का समय बिल्कुल बराबर मात्रा में होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ मतलब इक्वल पीरियड ऑफ डे एंड नाइट होते हैं, ठीक है, यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होंगी। सेम चीज होती है 23 सितंबर को भी, ठीक है। दोनों हेमिस्फेयर में इक्विनॉक्स होता है यानी विषुव होता है, यानी कि जो होता है इक्वल अमाउंट ऑफ डे लाइट होगी, इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट टाइम होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे मौसम क्यों होते हैं, सीजन्स क्यों होते हैं? सीजन इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि जो हमारी जो पृथ्वी की जो धुरी है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पर। उसकी वजह से क्या होता है, अब आप यूँ समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अगर टिल्टेड नहीं थी तो सनलाइट जो आ रही थी बिल्कुल बराबर मात्रा में आती पूरे साल, ठीक है, लेकिन अब ये टिल्ट हो गई, अभी एक दिशा में टिल्ट हो गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, नदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त सीधी रेखा मतलब सीधी सनलाइट आ रही थी। अगर ये टिल्टेड है तो नदर्न हेमिस्फीयर में एकदम सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल सीधी आ रही है, मतलब यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। जबकि यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में कैसी रोशनी आ रही है इस वक्त, इस चित्र में देखिए, जब ये टिल्ट हो गया तो यहाँ पर एकदम तिरछी रेखाएं आएंगी, यहाँ से यूँ तिरछी रेखाएं आएंगी, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त ठंड होगी, नदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त गर्मी होगी। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है नदर्न हेमिस्फीयर का, ये पूरा जो नॉर्थ पोल है, देखिए यहाँ पर रोशनी है इस वक्त, ठीक है। और जब ये टिल्ट हो जाएगी तब देखिए यहाँ पर तो पूरे टाइम रोशनी रहेगी, लेकिन यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक में पूरे टाइम रात रहेगी, ठीक है। अब ऐसा टिल्ट कब होता है, ऐसा टिल्ट 6 महीने के लिए होता है कि 6 महीने के लिए जो सूरज की जो रोशनी है तो बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है उत्तरी गोलार्ध में, और 6 महीने का समय होता है जब मतलब नेक्स्ट 6 महीने का समय होता है जब दक्षिणी गोलार्ध में जो है सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ रही होती है। तो 6 महीने के लिए आर्कटिक में यानी उत्तरी ध्रुव में जो होता है पूरा मतलब डे टाइम चलता है, पूरा दिन रहता है, 6 महीने तक वहाँ पर दिन ही चलता है, और 6 महीने की वहाँ पर रात होती है। सेम होता है साउथ पोल में भी, यानी अंटार्कटिक में भी 6 महीने का वहाँ पर दिन होता है, 6 महीने की रात होती है, क्योंकि वहाँ पर देखिए अब यहाँ पर कोई सनलाइट ही नहीं आ रही तो यहाँ पर रात रहेगी, यहाँ पर सनलाइट आ रही है 6 महीने तक तो यहाँ पर रोशनी रहेगी, यहाँ पर दिन रहेगा। इसी वजह से क्या होता है, देखिए अगर पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर नहीं टिल्टेड होती तो हमारे मौसम बदलते नहीं, हमारे पूरे साल एक ही मौसम चलता, ठीक है। और जो हमारे ध्रुव हैं वहाँ पर भी 6 मतलब 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात होती, लेकिन वहाँ पर पूरे समय ठंड बहुत रहती। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये एरिया है, साउथ अफ्रीका का एरिया है, अगर ये अभी तो ऐसे टिल्टेड है कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है, जब ये उल्टा टिल्टेड होगा तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भीषण गर्मी पड़ेगी। अगर टिल्ट नहीं होती पृथ्वी, ठीक है, अगर इसकी एक्सिस जो है वो टिल्ट नहीं होती तो सदर्न हेमिस्फीयर जो अफ्रीका है यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट रहती पूरे साल, ठीक है। यहाँ पर ना ठंड पड़ती ना गर्मी पड़ती, यहाँ पर एकदम सेम सीजन रहता सदर्न यहाँ पे अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, और ऐसा पृथ्वी पर हर जगह पर होता, सेम सीजन पड़ता, ठीक है। और जो इक्वेटर है वहाँ पर पूरे साल गर्मी रहती, भीषण गर्मी रहती, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सनलाइट जो है एकदम स्ट्रेट फॉल कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो हमने देखा 22 दिसंबर को होता है विंटर सॉल्स्टिस, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात, जिसको हम कहते हैं दक्षिणायन। और जो समर सॉल्स्टिस होता है नदर्न हेमिस्फीयर में वो होता है 21 मार्च को, 22 जून को, जिसको हम कहते हैं उत्तरायण, ठीक है। इस दिन यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। ऐसा क्यों होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण क्यों कहते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा मैं आपको आगे भी बताऊंगा। दक्षिणायन का मतलब अब क्या होगा, इस दक्षिणायन का मतलब सूरज जो है वो इस वक्त मकर रेखा पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में यानी दक्षिण आयन, ठीक है। 22 जून को उत्तरायण क्यों कहते हैं हम, क्योंकि 21 जून को हम उत्तरायण, 22 जून को हम उत्तरायण क्यों कहते हैं, उस टाइम पर जो हमारा सूरज होता है वो एकदम सीधी रोशनी फेंक रहा होता है कर्क रेखा पर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, इसलिए हम उसको कहते हैं उत्तरायण, क्योंकि वो उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और 21 जून से और सितंबर तक, ठीक है, 23 सितंबर तक क्या होता है, जो सूरज है वो
कर्क रेखा से नीचे की तरफ आना शुरू करता है, यानी कि हमारा जो विषुवत रेखा है, जो हमारी जो इक्वेटर है, उसकी तरफ आना शुरू करता है, यानी गर्मियां ढलने लगती हैं, ठंड का मौसम आने लगता है। 21 सितंबर और 21 मार्च को जो सूरज होता है वो बिल्कुल विषुवत रेखा पर होता है, यानी इक्वेटर पर होता है। तो सूरज जो है साल में 2 बार विषुवत रेखा पर होता है, सूरज जो है साल में 1 बार मकर रेखा पर होता है और 1 बार कर्क रेखा पर होता है। वो कौन सी तारीख को होता है वो हमने देख लिया। ठीक है दोस्तों, अभी सूरज तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा, हो यूं रहा है कि हमारी एक्सिस जो है वो टिल्टेड है और हम सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ना, इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि सूरज ऊपर नीचे जा रहा है हमारी रेखाओं पर, जबकि दरअसल हम घूम रहे हैं। अच्छा, सूरज जिस भी गोलार्ध में होगा उस गोलार्ध में उस समय पर गर्मियां पड़ रही होंगी, ठीक है, और जिस भी रेखा पर होगा उस रेखा पर, मान ली अब ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली विषुवत रेखा से कूद करके और वो डायरेक्ट जो है कर्क रेखा पर पहुंच जाएगा, नहीं, समय लग रहा है, तो मतलब अलग अलग रेखाओं पर होता हुआ जाएगा वो। तो जिस भी रेखा पर होगा उस रेखा पर उस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है, उस रेखा पर उस दिन सबसे लंबा दिन होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अभी जनवरी का समय लेते हैं तो, और ये दिसंबर का समय लेते हैं। दिसंबर में क्या हो रहा है कि ये देखिए सनलाइट यहाँ से आ रही है, उत्तरी जो गोलार्ध है यहाँ पर एकदम तिरछी रेखाएं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पर एकदम सीधी रेखाएं पड़ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको भीषण गर्मी होगी, इसलिए समर है दिसंबर के टाइम पर दक्षिणी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में इसीलिए वहाँ पर ठंड है, क्योंकि तिरछी रेखाएं पड़ रही है, सन की जो है सनलाइट जो एकदम तिरछी तरीके से पड़ रही है, टिल्टेड रेज है, तो इसलिए वहाँ पर गर्मी कम पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, और 6 महीने के लिए यहाँ पर ये जो है एंटार्क्टिक देख ले, यहाँ पर रोशनी है, जबकि यहाँ पर जो आर्कटिक जो है यहाँ पर एकदम अंधेरा है। रात चलेगी 6 महीने तक, यहाँ पर रात चलेगी 6 महीने तक, दिन चलेगा 6 महीने तक, यहाँ पर दिन चलेगा 6 महीने। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अब आप इसका मूवमेंट आप ट्रैक कीजिए। देखिए ये जो रोशनी है ये कहाँ कहाँ पर आ रही है सन का, ये जैसे जैसे मूव कर रही है। देखिए अभी यहाँ पर कभी यहाँ पर आप देखेंगे नदर हेमिस्फीयर में ज़्यादा रोशनी थी, अभी थी समर के टाइम पर। विंटर में देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रोशनी थी, विंटर है ना, नदर हेमिस्फीयर में कम रोशनी थी। यहाँ विंटर में आने दीजिए, ये देखिए नदर हेमिस्फीयर में कम रोशनी थी, सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा रोशनी थी। समर में एकदम उल्टा हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर में कम रोशनी थी और नदर हेमिस्फीयर में जो है ज़्यादा रोशनी थी। जहाँ पर ज़्यादा रोशनी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब मैंने आपको बोला था कि सूरज है ये जो है ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखिए इक्विनॉक्स के टाइम पर आप देखना, जब पृथ्वी ये जो है हमारी घूम घूम करके, ये मार्च का समय है, 21 मार्च को देखना सूरज जो होगा ये देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अच्छा नीचे आ रहा था और ये इक्वेटर पर आ गया था। अभी इक्वेटर से नीचे जाता जाता देखिए मकर रेखा पर आ गया, विंटर सोल्स्टिस में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ गया। ऐसे अब यहाँ से देखना, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कर्क रेखा थी हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे होता होता ये एकदम इक्वेटर पर आ जाएगा, यहाँ पर इक्वेटर पर आ जाएगा। देखिए नीचे होता जाएगा अभी सूरज, देखिए ये देखिए सूरज अभी कर्क रेखा पर था, नीचे होता होता विषुवत रेखा पर आ गया इक्विनॉक्स के दिन, 21 मार्च के दिन। ठीक है, ऐसा होता है। तो ये जिस भी रेखा पर होता है। अच्छा, अगर ये इक्विनॉक्स पर है तो दिन का समय और रात का समय बिल्कुल बराबर होगा। अगर ये कर्क रेखा है तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध में दिन का समय ज़्यादा होगा, रात का समय कम होगा। वो जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात का समय दोनों दिन जो होगा छोटा होगा और रात जो होगी वो लंबी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था एक्शियल प्रिसीजन के बारे में। मैंने आपको क्यों बताया था कि ये जो हमारी ये जो धुरी है ये घूम रही है, ये भी मतलब अभी इस दिशा में है। ठीक है, 2000 AD यानी हमारा वर्ष 2000 की बात करें तो आज से करीब 5000 साल बाद में यही जो हमारी वो जो धुरी होगी वो इस तरीके से फेस करेगी। ठीक है, फिर और 10,000 साल बाद में यानी लगभग 1700 AD के टाइम पर, 17000 AD के टाइम पर ये इस दिशा में टिल्ट मतलब फेस करेगी और ये इस दिशा में फेस करेगी बिल्कुल जब एकदम अंत आ जाएगा उसका एक चक्कर का। तो हमने देखा कि जो एक्सिस जो होती है हमारी जिस दिशा में टिल्ट है उस पर डिपेंड करता है कि मौसम कौन सा है। तो जब ये हमारी जो एक्सिस है यही घूमे जा रही है, घूमी ये टिल्टेड ये 23 डिग्री पर ही रहेगी, 23.5 डिग्री पर, लेकिन क्योंकि घूमे जा रही है तो उस वजह से जो हमारे मौसम है वो भी बदलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 21 दिसंबर को यहाँ पर विंटर सोल्स्टिस थी, अभी भी 21 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस होती है, लेकिन देखिए यहाँ पर विंटर है ना, तो विंटर से और मतलब 21 सितंबर से 21 दिसंबर के बीच में ऑटम चलता है, हमारा पतझड़ का मौसम होता है। लेकिन आज से 5000 साल बाद में क्या होगा, यहाँ पर ठंड का मौसम होगा।
और जो पतझड़ होगी वो कब होगी, वो हमारी मार्च से सितंबर के बीच, जून से सितंबर के बीच में होगी। ठीक है, गर्मी कब से कब तक पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी हमारी मार्च से जून के बीच में हमारी गर्मी पड़ेगी। जो अभी तक हमारी 21 जून से 22 सितंबर तक हमारी जो गर्मियाँ पड़ती थी, है ना, वो मौसम बन जाएगा पतझड़ का, यानी गर्मियाँ कम हो जाएंगी उस समय पर। और बिल्कुल उल्टा हो जाएगा आज से, कब, आज से करीब 10,000 साल बाद में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। आप देखिए 20 मार्च से 21 जून के बीच में पतझड़ होगी। ठीक है, 21 दिसंबर से 20 मार्च तक गर्मियां पड़ेंगी। दिसंबर के महीने में गर्मियां शुरू हो चुकी होंगी, कहां पर, हमारे उत्तरी गोलार्ध में। तो ये होता है एक्सियल प्रिसीजन का कॉन्सेप्ट, कि यानी जो हमारी जो धुरी है ना, वो भी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, जो हमारी एक्सिस है वो भी रोटेट कर रही है, वो भी रिवॉल्व कर रही है, वो भी रोटेट कर रही है पूरे टाइम। तो इसलिए जो हमारे सीजन्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे हर कुछ सालों में। अब देखिए, अब 21 मतलब अभी भी सीजन काफ़ी चेंज होने लग गए हैं, बरसात पहले आने लग गई है थोड़ी सी, तो ये सब इसी वजह से चेंज होता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट पाथ ऑफ ईच प्लैनेट अराउंड द सन इज इलिप्टिकल। अब तक ये लगता था कि, है ना, जो हमारे जो सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ गोलाकार में घूमते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, अंडाकार में घूमते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। तो ये इसका जो डिस्कवरी है, इसकी जो खोज है वो किसने करी थी, कौन से साइंटिस्ट ने करी थी? गैलीलियो ने तो हमारे मून्स बताए थे बहुत सारे। उसने कहा था कि उसने मतलब जुपिटर के 3 सबसे बड़े मून गैनीमेड, लो और कैलिस्टो के बारे में बताया था। सैटर्न का जो सबसे बड़ा मून है टाइटन, उसके बारे में भी बताया था। तो गैलीलियो इज नॉट द आंसर। कोपर्निकस ने क्या कहा था? कोपर्निकस ने कहा था, हीलियोसेंट्रिज्म की थ्योरी दी थी कि जो हमारी पृथ्वी और जो सारे जितने भी प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कोपर्निकस की इस थ्योरी से पहले ये माना जाता था कि जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसलिए हमको सूर्यास्त और सूर्योदय होते हुए दिखते हैं। लेकिन कोपर्निकस ने कहा था नहीं, ऐसा नहीं है, हम हैं जो कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, वो थ्योरी को कहते हैं अंग्रेजी में हीलियोसेंट्रिज्म, वो कोपर्निकस ने कही थी, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं है। न्यूटन ने तो 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे, तो ये भी इसका आंसर नहीं बचा। कौन? केपलर। तो केपलर भैया ने बोला था कि जो प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो परिक्रमण है सूरज के चारों तरफ वो अंडाकार में होता है। ठीक है, अब देखिए कब पूछा गया, 2015 में पूछा गया है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्लैनेट्स जो हैं उनके जो सारे नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, उनके जो प्राकृतिक उपग्रह हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सूरज है। अब ये मरकरी कितना तेज घूम रहा है, क्योंकि सबसे अंदरूनी है। उसके बाहर है वीनस, ठीक है, वो भी काफ़ी तेज घूम रहा है सूरज के चारों तरफ। इन दोनों के पास में कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, क्योंकि सूरज के बहुत पास है। सूरज ने अपने गुरुत्वाकर्षण बल से कभी इनके पास में रहे भी होंगे तो उनको अपने अंदर खींच लिया होगा। नेक्स्ट जो ग्रह आता है वो हमारे अर्थ। देखिए, अर्थ के पास में एक है जिसको हम मून कहते हैं। उसके बाद में मार्स के पास में 2 हैं, हमने देखे थे, फीबोस और डीमोस। ठीक है, डीमोस जो है वो सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह पूरे सौरमंडल में। उसके बाद में मार्स के बाद में देखिए एस्टेरॉइड की बेल्ट आ जाती है पूरी, जो हमको जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जुपिटर है। जुपिटर के चारों तरफ बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे मून्स हैं, करीब 62 हैं। सबसे ज़्यादा अभी अभी शोध हुई है, सबसे ज़्यादा जो है सैटर्न के पास में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। सबसे रिसेंट जो स्टडी हुई, सबसे रिसेंट जो रिसर्च हुई है, और सैटर्न ही जो है जिसके चारों तरफ आप देखिए हमको रिंग देखने को मिलती है। सैटर्न जो हमारे शनि है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाहर आता है हमारा नेपट्यून, उसके बाद आता है हमारा ये यूरेनस। ठीक है, यूरेनस देखिए बाहर जाते जाते इन ग्रहों के परिक्रमण की गति कितनी धीमी हो चुकी है। ये देखिए मरकरी कितना तेज घूम रहा है, और देखिए यूरेनस कितना धीरे घूम रहा है, उससे भी धीरे घूम रहा है नेपट्यून। नेपट्यून के पास में भी एक ही उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, और यूरेनस के पास में भी करीब शायद 20 हैं कुछ, हम देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो जुपिटर जो है उसका सबसे बड़ा जो प्राकृतिक उपग्रह है उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड जो है पूरे ब्रह्मांड का पूरे हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इवन ये हमारा जो मरकरी है उससे भी बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इसकी। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा जुपिटर का जो मून है वो है यूरोपा। ठीक है, ये यूरोपा इतना फेमस क्यों? क्योंकि इसका आइसी सरफेस है, इसका बर्फीला सरफेस है। ठीक है, बाहरी जो परत है इसकी बर्फीली है, तो ऐसा माना जाता है कि बर्फीली परत के नीचे पानी भी होना चाहिए फिर तो, ऐसा साइंटिस्ट का दावा है, प्रूफ नहीं हुआ है बट दावा है। ठीक है, फिर उसके बाद में और जो इसके जो कुछ प्रमुख प्लैनेट्स का भी सीजीएल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जुपिटर का प्लैनेट नहीं है, तो गैनीमेड दे देगा, यूरोपा दे देगा, लो दे देगा और टाइटन दे देगा। तो दोस्तों टाइटन जो है एक्चुअली सैटर्न का सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न के पास में भी करीब, सैटर्न के अभी ये आंकड़ा सही नहीं है क्योंकि इसमें दिखा रखा है कि जुपिटर से कम है सैटर्न के पास में। सैटर्न के पास में सबसे ज़्यादा है प्राकृतिक उपग्रह। ठीक है, और टाइटन जो है उसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। उसके अलावा यूरेनस के पास में 27 है, नेपट्यून के पास में 13 है, प्लूटो के पास में 1 है प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम शेरोन है। तो कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास में जिनके पास में केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है, तो वो है पृथ्वी और प्लूटो।
सॉरी प्लूटो तो हमारा सौर मंडल का ग्रह माना ही नहीं जाता है। तो दोस्तों एक सबसे कम उपग्रह किसके पास में है? पृथ्वी के पास में 1, ठीक है। और उससे भी कम किसके पास में? मरकरी वेनस के पास में कितने? 0, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे यूनिवर्स का हो गया। और जैसा हमने देखा था कि पहले भी बताया था मैंने आपको, मंगल के पास में सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह जिसका नाम है डीमोस, बाहरी वाला जो उसका जो उपग्रह था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए। आपने कुछ नया ज्ञान लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि जब कोई भी नया ज्ञान आए आपको मिल सके, आपको पता चल सके कोई भी नया वीडियो आए तो। और बेल आइकन भी दबाइए साथ में, आपके पास में ऐप से नोटिफिकेशन आ जाएगी जरूर तुरंत प्रभाव से आपके लैपटॉप या मोबाइल जिसमें भी आप देख रहे हैं, आप तुरंत हमारा वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल भी शेयर कीजिए, जिससे जो लोग इनका वीडियोस देखें, आपके दोस्त जो है साथी जिनको आप शेयर कर रहे हो, तो आपसे डिस्कशन करेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। डिस्कशन में कुछ नई नॉलेज जरूर आएगी, उनको कुछ पहले से पता होगा। मान लीजिए उनको पता होगा कि अरे मेरे को पता है सैटर्न के पास में कितने मून है, मैं अभी भी देख रहा था, रिसेंट स्टडी मैंने अभी भी देखी थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आप डाउट्स पूछे हमसे, आपको कुछ भी समझ नहीं आया, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो तो। और दोस्तों साथ के साथ में आप लूसेंट और जो बाकी किताबें एनसीईआरटी जो है उनको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, लेकिन आपको और भी बहुत सारा ज्ञान है जो कि जिनके लिए आपको किताब पढ़नी ही पड़ेगी। ये जो रास्ता है इसमें हम आपके साथ हैं। आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप हमसे ज़रूर पूछिए, लेकिन आप केवल हमारे अधीन मत बैठिए, आपको खुद से भी जोर लगाना पड़ेगा। सारी चीज़ें इन द एंड आपको खुद करनी पड़ेगी। हमने खुद ने तैयारी की हुई है, पेपर निकाला हुआ है। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दूसरों के अधीन रहेंगे कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपका पेपर निकल जाएगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा कभी भी कहीं पर भी पॉसिबल नहीं कि आप किसी ने आपको कुछ पढ़ाया और आपका पेपर निकल जाए। आपको खुद से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, आपको सवालों की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने ही पड़ेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ें रेलिवेंट है एग्जाम के लिए, कौन सी चीज़ें रेलिवेंट नहीं है। आपको लूसेंट जीके पढ़नी ही पड़ेगी। स्टैटिक का ज्ञान सबसे ज़्यादा उसमें अच्छे से दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें सारे डेटा फिगर्स पूछेंगे। सीजीएल भी डेटा फिगर्स पूछता है, लेकिन उन डेटा फिगर्स को याद करने के लिए आपको यदि पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं पता है तो आपके दिमाग से उड़ जाएगी, ठीक है। यदि आपको मैं केवल ये बोल देता ना राम ने रावण को मारा है तो आपको कभी याद नहीं रहता, लेकिन क्योंकि आपने रामायण सुनी हुई है एक बार तो आपको पता है कि राम ने रावण को मारा है, ना कि रावण ने राम को मारा है, ठीक है। उस हिसाब से आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको यदि कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमसे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। यदि आप चाहते हैं हम कोई भी सुधार करें तो आप ज़रूर बताइए, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर भी बताइए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते।